गुड आफ्टरनून। आप लिखे थे क्वेश्चन कल जो बताए थे? अच्छा ठीक है, हम दे देंगे तुमको। क्या जी, कैसा लिखा CDPO? गलती करके नहीं सर, कहाँ था सेंटर? डोरंडा में। अच्छा, बना कि नहीं कुछ? कुछ बना है, कुछ गलती है। चलिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन फिजिक्स विजिक्स का बना कुछ कुछ? कुछ बना है सर, ये क्वेश्चन से कुछ लगा। एक दूगो तो डायरेक्ट आया था, इसमें तो गुरुत्वाकर्षण। ये वाला प्रोसेस भी तो वन टाइम पे करना है। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, ध्वनि किससे प्रभावित होती है? किससे होता है? गलत मत, सब लिखा हुआ है। प्रेशर में क्या है, टेम्परेचर प्रेशर, हाँ खाली टेम्परेचर, प्रेशर तो लिखवाए थे, दाब से कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन वाला? ये वाला चाहिए। इसको लग रहा था कि ये भी लिखा है कि विद्युत चालकता इसलिए 44 लॉ दोनों से किसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी? अरे ये वाला, अच्छा हम इसको बता देंगे, याद हमको नहीं आ रहा इसका। आंसू जल तो नहीं है होगा? कार्बोनिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब चार्ज करने पर कौन सी केमिस्ट्री पढ़े हो थोड़ा बहुत? कैसा रहा? अब बाकी ओवरऑल ठीक, चांस है? चांस रहे चाहे नहीं रहे, जिनको जिनको लग रहा है आज कल से स्टार्ट कर दीजिए मेंस का। समय नहीं है, 1 महीना बच रहा है, 40 दिन। चलिए 40 दिन भी नहीं, आज 12 तारीख है, 19 दिन 19 तारीख से है, तो ज़्यादा दिन है नहीं। दूसरा ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए। ये मोबाइल किसका छूट गया? जाओ देखो नीचे है तो उन्हीं का है। कहीं ऑप्शनल में देखना होगा, ऑप्शनल नया नया है सब, तो इसीलिए अभी से लगना होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। कुछ लिखे थे हम लोग? नहीं, आज लिखना था ना, ठीक। देखिए अभी वाला जो टॉपिक है, इसमें 2-3 चीज़ पे ध्यान रखना होगा। एक, प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण से क्या समझते हैं। उसके बाद प्रदूषण में 3-4 चीज़ पढ़ना है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, बेसिकली यही। इसके बाद हम लोग जाएंगे, तुरंत आएगा क्या, वैश्विक इशू जो है, जिसमें जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक तापन है, अम्लीय वर्षा है, मरुस्थलीकरण है, ओजोन परत है। ठीक, तो ये समझिए, तो थोड़ा बहुत लिंक है, हम खाली वही बताएंगे, आप पकड़ लीजिएगा तुरंत, फिर तो लिखवाएंगे ही यही। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट समझते हैं, हरित गृह प्रभाव। हाँ बोल सकते हैं, वापस उड़ नहीं पाता, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? जिस गैस से होता है, हाँ, जो गैस गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करने लगे, मतलब सूर्य का प्रकाश को वापस नहीं भेज पाए, सब ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। वही ग्रीन हाउस गैस से किसका होता प्रभाव? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। उसी का इफेक्ट चलता है किसमें? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। और वही किस पर इफेक्ट कर देगा?
जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो सब मिला जुला चीज़ है। मेन है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन अब ग्रीन हाउस गैस को सीधा वायु प्रदूषण से नहीं जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि वायु प्रदूषण में और भी चीज़ें आती हैं। ग्रीन हाउस एक अलग क्राइटेरिया, अलग चीज़ हो गया कि वो पृथ्वी को गर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, उस तरह से। तो 2-3 चीज़ है, खाली आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पृथ्वी है। पृथ्वी में वायुमंडल का जो विस्तार होता है उसमें सबसे नीचे वाला परत को क्या बोलता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल, और यही समताप मंडल के कुछ दूरी पर लगभग 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या मिलता है? ओजोन, O3 मिलता है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या करता है? सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को रोकता है? परावैंगनी। पहले ही बताइए, सूर्य से कितने तरह का हमारे पास ये आता है? सूर्य से हमारे पास कितने तरह के तरंग आते हैं? 3। कौन कौन? हाँ, ठीक ठीक। अवरक्त, इंफ्रारेड। अच्छा, ये सीडीपीओ में भी क्वेश्चन था इंफ्रारेड पे, मारे थे? सही नहीं मारे थे। एक क्वेश्चन था ना कि गर्म करना, जलना, हीटर का गर्म होना कौन सा विकिरण? दे दिए कि चल गए? ओ, अनिल सर को। ओ अच्छा, सनी सर। अरे हाँ, वो वाला तो ये वाला के एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर अलग रहता है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि जल क्या है ना, उष्मा का बहुत अच्छा, बर्फ उष्मा का बहुत अच्छा अवरोधक है। यानी जब झील का ऊपर वाला परत बर्फ ढक जाता है लेकिन नीचे पानी रहता है, तो बर्फ़ बना 0 डिग्री पे, पानी अब ऑब्वियस है 0 से कम होगा, तब ना पानी स्टेट में है। तो इसी तरह अगर पानी का ऊपर लेयर, ऐसे भी बताए थे, गर्म होने में समय लगता है, ऊपर वाला का अलग टेम्परेचर, नीचे वाला का अलग टेम्परेचर। तो अगर वो 2 डिग्री लिखा था तो 2 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए नीचे का टेम्परेचर। कितना मार रहे हैं? 4 हम भी मार रहे हैं, 4 हमको भी लगा वही होगा, क्योंकि ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं हो जाता है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे गर्मी का समय है, गर्मी का समय में आप पानी पे जाइए तो पानी परत बाई परत है, तो ऊपर का परत का टेम्परेचर हो सकता है 30 डिग्री हो, तो नीचे वाला हमेशा इससे कम रहेगा, क्योंकि नीचे गर्म नहीं हुआ है। जब ये भी गर्म हो जाएगा तब ये पहुंच सकता है, नहीं तो हमेशा ये 25-26 ऐसे रहेगा। दूसरा चीज़, ठंडा का समय में पानी का ऊपर वाला परत अगर जम गया तो कितना हो गया? 0 डिग्री। हो सकता है 0 से भी नीचे चल जाए, माइनस में चल जाए, लेकिन नीचे पानी मौजूद रहता है। तो 0 डिग्री है, तो इसका मतलब जरूर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। तो क्वेश्चन जो था कि बोला था इसका 2 डिग्री है, तो नीचे का पानी कितना होता? 0 तो हो नहीं सकता। 0 होने का मतलब है कि नीचे का पानी जम गया, ये तो होगा नहीं, जमेगा सबसे पहले ऊपर वाला। तो नीचे वाला या तो 2 हो सकता है या 4 हो, 2 तो था ही, 4 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो अब इसी में पता नहीं, अब आंसर किया आने दीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन था, हीटर गर्म होने में कौन सा विकिरण इस्तेमाल होता है? बताइए। अवरक्त। हम पहले ही बताए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए। यही फिजिक्स का छोटा छोटा चीज़ है जो हम बताए थे। हम बताए थे जब भी लाल रंग दिखेगा, अब क्या मार दीजिएगा? इंफ्रारेड। लाल रंग दिखता है हीटर में, तुरंत इंफ्रारेड। अगर बोल देगा कि ह्यूमन बॉडी से कौन सा तरंग निकलता है, तो हमारे शरीर में कौन सा तरंग निकलता है अगर पूछा जाए तो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? खून पाया जाता है। खून का रंग लाल, तो लाल है तो क्या निकलेगा? और रक्त रंग, इंफ्रारेड हो गया। लेकिन हाँ, ऐसा भी इंफ्रारेड नहीं निकलेगा कि आपको पता चले, लेकिन निकलेगा। और हम पहले ही बताए थे, कोयला जल रहा लाल रंग, किसके कारण? इंफ्रारेड। नहीं, बल्ब में देखिए रेड ने ना है।
हाँ वो बोल सकते हैं ये विजिबल लाइट निकाल दे रहा है, सीधा विजिबल लाइट, क्योंकि विजिबल लाइट अलग है स्पेक्ट्रम में चलता है। तो सूर्य से बेसिकली 3 ही आ जाता है, एक अल्ट्रा वायलेट, एक दृश्य और एक अवरक्त बोल सकते हैं, गर्म कर देता है, क्योंकि गर्म का सिद्धांत इंफ्रारेड से। इसीलिए आप देखिए रिमोट बार बार चले, रिमोट भी गर्म होता है। रिमोट कौन सा तरंग निकालता है? इंफ्रारेड, इसीलिए होता है। अब अगर ये इसी का बात करें तो रेडियो सिग्नल में रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य। उसी तरह जो रडार समझते हैं, रडार एक मशीन होता है जो क्या करता है ना, जैसे रडार हम यहाँ लगाए, यहाँ पर से वो क्या करेगा ना, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग को छोड़ता है, सूक्ष्म तरंग को छोड़ता है, और जो भी इसका रास्ता में पहुँचता है तुरंत इसका डिक्टेशन दे देता है, तो वो रडार होता है। ठीक है, रडार में हम लोग सूक्ष्म तरंगे, कहीं कहीं सूक्ष्म तरंगे ना मिल के क्या मिल जाएगा, रेडियो वेव, तो दोनों सही है, लेकिन सूक्ष्म तरंगे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का हम लोग इस्तेमाल और कहाँ करते हैं, ओवन में करते हैं ना, गर्म करने के लिए। तो सूक्ष्म तरंगे भी गर्म करने में इस्तेमाल होता है, इसलिए आजकल मोबाइल में सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव का इस्तेमाल हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। इस कारण देखिए मोबाइल बहुत जल्दी हीट हो रहा है आजकल, हो रहा है ना, कारण यही है कि ये भी हम लोग में इस्तेमाल हो रहा है। तो सूर्य से हमारे पास 3-4 तरह के आते हैं। दृश्य प्रकाश अंदर आ गया, ठीक, दृश्य प्रकाश अंदर आ गया। पारावैंगनी विकिरण जो है वो O3 उसको सोख लेता या उसको परावर्तित कर देता, आने नहीं देता, और बोल सकते हैं बाकी जो है सब आता है। अब इसमें आता है रेडियो तरंग भी आया, क्योंकि प्रकाश ऐसे भी 7 रंगों में विभक्त है, और सारा विद्युत चुंबकीय तरंग आ रहा पृथ्वी पे सूर्य से, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और उसका स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होता है, सबका स्पीड वही होता है। तो अब इसमें जब पृथ्वी पे आया तो पृथ्वी पे बहुत सारे वायु का मिश्रण है, जिसको वायुमंडल कहते हैं। इन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है, 71% क्या है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और फिर बाकी जो मिसलेनियस है वो है 0.3 या 0.5 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे और भी कुछ गैसों की मात्रा जब पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, वायुमंडल में ये गैस तो रहेंगे, लेकिन ये सब गैस की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब मात्रा बढ़ने लगेगी तो इनमें क्या एक खासियत पाया जाता है कि पहले क्या होता था, जब ये सब की मात्रा कम है यानी जो संतुलित है, तो सूर्य से जितना तरह का भी किरणें आया वो सूर्य पे जितना, पृथ्वी पे जितना देर रहा टकरा के गर्म करके, जब वापस जाना होता तो ये वापस चल जाती है। लेकिन जब इस तरह के गैसों का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो क्या होता है कि ये तरंगे तो नीचे आती हैं, लेकिन वायुमंडल उन्हें वापस जाने से रोक देता है। वापस जाने से रोक देने का मतलब क्या है, जो ऊर्जा मतलब जो उष्मा वापस चल जाना चाहिए था वो अभी भी पृथ्वी पे बरकरार है। तो जिस कारण क्या हो गया, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होने लगा, और गर्म होने लगा यही किसका कारण बन गया, वैश्विक तापन का। और जैसे वैश्विक तापन हुआ तो वैश्विक तापन में क्या हो जाएगा, ग्लेशियर पिघलने लगेगा, ठीक है, समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने लगेगा, तो अलग अलग क्रियाएं हो जाएंगी, भौतिक क्रियाएं, जिससे किस पे प्रभाव पड़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर। अब जब ग्लेशियर पिघलने लगा तो हो सकता है ठंडी समुद्री जल धाराएं आएगी। अच्छा, हम एग्ज़ाम से पहले बोले थे आप लोग को, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए बोले थे ना, अल नीनो से आया ना सवाल, अल नीनो गर्म है कि ठंडा, गर्म है अल नीनो, ठीक है, इसीलिए बोले थे पढ़िएगा उसके तो पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। खैर चलिए वो तो बाद में ठीक है देखेंगे। तो हुआ क्या, वायुमंडल वायुमंडल जब गर्म हुआ तो पृथ्वी ऑटोमेटिक गर्म हो गया, और जब पृथ्वी गर्म हो गया तो बहुत सारे जो संतुलित रूप से चल रही थी वो संतुलित रूप में नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होने लगेगा, और वही चेंजेस क्या करेगा, जलवायु में परिवर्तन कर देगा। अब जब ग्लेशियर पिघला तो हो सकता है ठंडी जल धाराएँ चलने लगेंगी, ठंडी जल धारा चलने लगी तो मौसम में परिवर्तन का, जैसे अल नीनो का प्रभाव पृथ्वी हमारे भारत पे भी पड़ जाता है, ठीक है, वो दक्षिण आपका मान के चलिए पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर से निकलता और इधर बह जाता है, तो गर्म जल धारा, तो सबका अलग अलग कारण है, सबका प्रभाव है।
तो जैसे वो हुआ, हमारा पृथ्वी गर्म हुआ, पृथ्वी गर्म हुआ, महासागर का तापमान बढ़ने लगा, वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि पिछले 50 साल में पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया, आधा डिग्री बढ़ गया, 2 डिग्री बढ़ गया, जो भी बोला जाए, सब कारण यही है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आप कार को कांच से लॉक कर दीजिए और धूप में छोड़ दीजिए, ठीक। जब तक उसमें धूप का रोशनी पड़ेगा तब तक तो वो गर्म रहेगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि कांच से धूप का रोशनी अंदर आ रहा है, उष्मा भी आ रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे धूप हट जाएगा तो गर्मी हट गया, उससे नहीं ना हटता है। गर्मी हटने में 4-5 घंटा से ज़्यादा लग जाता है, और वो भी जब तक पैक रहेगा गर्मी नहीं निकल पाएगा। आपको कांच खोलना होगा या तुरंत एसी चलाना होगा, तभी गर्मी निकलेगा। तो कारण क्या हो गया, वो जो कांच हुआ, वो कांच वहाँ क्या उत्पन्न कर दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कांच सारे उष्मा, सारे ऊर्जा को तो आने दिया लेकिन जाने नहीं दिया, उसका वर्क फंक्शन कमज़ोर पड़ गया, तो वापस जा नहीं पाया, जिस कारण क्या हो गया, सारा का सारा कुछ कार गरम का गरम रह गया। वही चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे पर्वतीय इलाका में पौधों को उगाने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि पर्वतीय इलाका में बर्फ़ का एरिया है, ठीक है, गर्मी नहीं मिल रही, अब पेड़ पौधा को गर्मी चाहिए। अब उस गर्मी को लाइए कहाँ, सूर्य तो लिमिट पे है कि 10 घंटा आपको सुबह मान लीजिए 6 से शाम का 6 बजे 12 घंटा मिलेगा। 12 घंटा आप जितना सूर्य का रोशनी का उष्मा का उपयोग करना कर लीजिए, लेकिन जब जैसे सूर्य ढले उसके बाद आपको उष्मा चाहिए तो कैसे कीजिएगा। तो उष्मा बचाने का उपाय यही है कि आप कार को धूप में छोड़ दीजिए। अगर आपको उष्मा चाहिए तो आपको शाम का 6 बजे के बाद भी उसमें उष्मा मिलेगा ना। यही कारण है कि वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किया जाता है, यानी कांच का घर बनाया जाता है। सूर्य का रोशनी इसमें प्रवेश किया, जो भी पेड़ पौधा है सूर्य का रोशनी से पाके उष्मा मिला। जब सूर्य का रोशनी वापस लौटने लगता है तो ये कांच क्या करता है, उनको वापस जाने नहीं देता है। तो उष्मा कहाँ रह गया, इस कांच के बॉक्स के अंदर। तो जितने पेड़ पौधा को उष्मा चाहिए होगा वो मिल गया, तो जो भी उगना था, जो काम था, वो हो गया। तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने लिए ठीक है, लेकिन पूरे पृथ्वी के लिए ये सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देख लीजिए अभी स्थिति दिख रहा है ना, कोई इलाका पूरा आग में जल रहा है। भारत में भी टेम्परेचर 50 पार हो चुका है, तो पहले नहीं होता था लेकिन हो रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत डेंजरस है। तो इसी में हम लोग को ध्यान रखना अभी, और मुख्यतः जो चीज़ याद रखना उसको याद रखिए। देखिए, अगर जो चीज़ हम बताए थे थोड़ा बहुत भी याद रखिएगा तो एकदम सवाल बनेगा। हम पहले ही बोले थे, आप लोग को गुरुत्वाकर्षण समय भी समझाए थे कि जब भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा, हमेशा आकर्षण, हमेशा वही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। लेकिन आवेश क्या होता है, आवेश वाला बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ये हम बोर्ड में भी बताए थे, प्लस और माइनस रहेगा तो एक दूसरा को खींचेगा, प्लस प्लस रहेगा तो दूर भाग जाएगा। तो क्या हुआ, वो आकर्षण के फोर्स भी हो प्रतिकर्षण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमेशा क्या होगा, आकर्षण। फिर ध्वनि वाला भी हम पूरा लिखवाया हुआ था कि ध्वनि का वेग में परिवर्तन से, दाब से कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ तापमान से होता। जब 1 डिग्री बढ़ेगा तो 0.61 मीटर पर सेकंड के दाब से बढ़ जाता है। याद रखें, तो यही सब छोटा छोटा याद रखिएगा, सब पकड़ाएगा। नापा हुआ, ठीक है। जैसे इसमें होता ना कि हम लोग ऊपर जैसे बढ़ेंगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर संताप मंडल में नहीं बढ़ता है क्योंकि वहाँ सब बराबर हो जाता है। तो वो बना हुआ है सब नियम, ठीक है। तो वो सब जितना नापा हुआ था सारा कुछ दिया हुआ। अच्छा, और कल शायद आंदोलन हुआ था ना, क्या हुआ रिजल्ट कुछ? तेईस सितंबर, चलिए अगर 23 सितंबर है तो अभी जून चल रहा है ना, जुलाई अगस्त 2 महीना। लेकिन भरोसा मत कीजिएगा 23 सितंबर, वो घट के 23 जुलाई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई भरोसा नहीं है क्योंकि उतना डिले हमको नहीं लगता जाने देगा। हाँ, बाकी बहुत सारा देखिए, अभी टीचर वाला जो है उसको 23 जून से भी दे दिया। टेट तो बोलना मुश्किल है, लेकिन जो टीचर वाला 26,000 वाला सहायक आचार्य वाला भराया था वो 23 तारीख से है। तो लेना तो है, लेकिन देखिए सब एग्ज़ाम हो जाएगा। सबसे भयंकर अगर
टेंशन और विवाद में है तो वो सचिवालय ले नहीं पा रहा, ऐसा स्थिति है। सोचिए कब से चल रहा, लास्ट 2012 हो गया 12 साल से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। तो सबसे ज़्यादा मतलब ग्रहण उसी पर है, तो इसीलिए देखिए कब होता। लेकिन हाँ, अब अपना तैयारी को थोड़ा रफ्तार दे दीजिए तो ठीक रहेगा। अभी सब पढ़ते जाइए, उस समय प्रेशर नहीं होगा। नहीं तो अगर देख लिए ना क्वेश्चन CDPO, ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। और इस बार सचिवालय भी उतना ईजी हमको नहीं लगता है देगा। जो पिछला बार 28 जनवरी को हो गया वैसा नहीं आएगा अब, ठीक है। तो इसीलिए दिक्कत है। और दूसरा है कि जो नागपुरी लिए, किसका नागपुरी है सचिवालय में भी, सबे का है नागपुरी। तो देख लीजिए नागपुरी के साथ JPSC में कैसे हो गया, ठीक है। यही चीज़ वहाँ नहीं उतर जाए, क्योंकि इससे पहले जो वो हुआ था म्युनिसिपल वाला में बाहर से क्वेश्चन आ गया था ना, 15-20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था नागपुरी का, जिसका डिमांड उठा था, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो हो चुका था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, रिजल्ट तो पेंडिंग दिए हैं ना आप लोग। देखिए काहे लेट हो रहा तो नहीं बता पा रहे, काहे पता नहीं क्या चीज़ में फंसता है यहाँ। देखिए पावर डायोप्टर किसका, पहले ये बताइए डायोप्टर किसका है मात्रक। क्वेश्चन आया था ना, डायोप्टर किसका मात्रक है। वाह, लेंस नहीं, लेंस के पावर का, ठीक है, लेंस के पावर का। तो पावर बराबर होता है 1/f, f यानी फोकस दूरी। तो इसका मात्रक डायोप्टर तभी होगा जब f क्या होगा, मीटर में, ठीक है। तो 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर। यहाँ 1 मीटर बैठा दीजिए, पावर आ गया 1, तो 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर, ठीक है। ठीक है, अच्छा ऐसा कर देंगे ना, रुकिए पहले इधर वाला होने दीजिए। अगर समय मिला तो हम एक बार रीजनिंग भी पूरा डिस्कस कर देंगे यहाँ, और जो डाउट हो वो भी कर देंगे। और कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को और केमिस्ट्री को आप लोग को JPSC PT के साथ साथ सारा PT के लिए करवा दें, ठीक है। अगर सब बन जाता, अगर छूटता नहीं होता तो दिए थे CDPO, नहीं दिए थे। हाँ होता है। अरे मेन बात है, लिमिट नहीं ना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन अथाह है। अब कहाँ से उठा लेगा और सब चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम फिजिक्स में हमेशा बोलते हैं कि रटिए मत, खास करके यूनिट, सदिश और बीमा, ये 3 को अगर जो हम बताए उस पर चलिएगा तो आपको रटने का जो बना लीजिएगा खुद। ये वाला भी बन जाता, बस ध्यान रखना था। और नहीं तो रटने का चक्कर में बहुत चीज़ भूल जाता आदमी, तो इसीलिए ध्यान रखिए उसको, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हुआ ग्रीन हाउस गैस, यानी ग्रीन हाउस गैस का हम लोग उत्पादन कर दिए। उत्पादन में से मुख्यतः 7 तरह के ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। 7 तरह के मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस है। उनका नाम है, हाँ उनका नाम है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लिखेंगे, ये सब टेंशन मत लीजिए, अभी हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट ये सब पढ़ना ही है, लिखेंगे। CO2, CH4 मेथेन। अब मेथेन देखिए धान का कृषि से भी होता है, ठीक है, मार्स गैस इसको बोलते हैं। और ये नेचुरल गैस का मुख्य वे मेथेन होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से ही है, याद रखिएगा। O3 यानी ओजोन। O3 के बाद हम लिख रहे NX OX यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो भी हो सकता है। X का वैल्यू हम लोग भी दे सकते हैं, NO2 भी लिख सकते हैं, N2O भी लिख सकते हैं, सारा कुछ, ठीक है। फिर H2O मतलब वाटर। तो अगर वायुमंडल में बात करेंगे H2 है तो इसका मतलब वाष्प है। अगर कभी बोला जाए वायुमंडल में H2 है तो इसका मतलब जलवाष्प, ठीक है। और जलवाष्प में बहुत गर्मी होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप ऐसे देख लीजिएगा, कभी घर पे नहीं इसे करिएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी रसोई है, ठीक है, जलेगा नहीं, पानी आप उबालिए और सारा खिड़की और गेट बंद कर दीजिए, ठीक है, पानी उबलते रहेगा, फिर आप रसोई में इंटर लीजिए, कैसा गर्मी लगेगा। कभी महसूस किया है कोई?
देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त गर्मी होता तो H2O के कारण। ऐसे भी आपको आग से जितना ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा उससे ज़्यादा इससे लगेगा। आप चाय को जब पलटते होंगे तो उसका जब भाप लगता होगा और भयानक लगता है। तो क्या है वो? H2O है। तो H2O भी ग्रीन हाउस गैस है। H2O के बाद एक CFC। CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक तो कार्बन, सिर्फ C। ठीक है, इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखे हम, CO। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ये 7 ग्रीन हाउस गैस होते हैं। यही 7 क्या करते हैं? हुआ ना 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 का अगर पृथ्वी पे उत्पादन बढ़ जाएगा तो वायुमंडल में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब इनकी संख्या बढ़ी तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देंगे, यानी ये पृथ्वी पे सूर्य से आने वाले सारे विकिरणों को तो पृथ्वी पे आने देंगे लेकिन लौटने नहीं देंगे। उसमें खास करके CO2 ये सब क्या करेगा ना, उसको रोक देगा। पृथ्वी का विकिरण को वापस जाने नहीं रहेगा, तो विकिरण वापस पृथ्वी पे ही रह गया। यानी पृथ्वी से विकिरण आया जरूर, आके इसको टकरा के लौटना था, लेकिन चूंकि वायुमंडल में ये सब गैस की अधिकता है तो ये जाने नहीं दिया। तो क्या हो गया? वायुमंडल में पृथ्वी पे वापस वो सब विकिरण आ गए। और पहले ही बताया विकिरण में मतलब ऊर्जा भी समझिए, क्योंकि ऊर्जा भी क्या है? विद्युत चुंबक के तरंग है, उष्मा। सूर्य से आ रहा ना उष्मा, तो विद्युत चुंबक के तरंग है। वो ऐसा है जो आने वाले रास्ता में किसी को गर्म नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ तो रास्ता ही नहीं है, माध्यम में ना है, इसी कारण ये सब चलता है। तो ये हो गया जाने नहीं दिया इनकी अधिकता के कारण। अब जब ये गर्म जाने नहीं दिया तो क्या यहाँ बन गया? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। अभी गैस का बात की है, ये गैस क्या उत्पन्न कर दिया? प्रभाव। अब जब ये प्रभाव हो गया तो पृथ्वी हो गया गर्म, गर्म हो गया तो वैश्विक तापन हो गया, वैश्विक तापन होगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। यानी ग्रीन हाउस गैस क्या उत्पन्न किया? ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हरित गृह प्रभाव भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जब ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ तो ये क्या कर दिया? वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। ये वैश्विक तापन किसके लिए जिम्मेदार है? जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो यही क्रम चलता है। अब देखिए एग्जाम देने में जलवायु परिवर्तन हम लोग को पढ़ना है, वैश्विक तापन पढ़ना है ना, डायरेक्ट सिलेबस में है। और अभी हम लोग वायु प्रदूषण पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए ये वायु प्रदूषण का कारक हुआ, CFC वायु प्रदूषण का कारक हुआ। फिर कार्बन बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। वायु प्रदूषण में और क्या आ जाएगा? SO2 यानी सल्फर वाला, जिससे अम्लीय वर्षा होता है। तो सब एक दूसरा से जुड़ा हुआ, और यही चीज़ आता है। अगर एग्जाम में आ जाए जलवायु परिवर्तन का तो आप ऐसे ऐसे बनाइए फ्लो चार्ट और दिखाइए कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर जलवायु परिवर्तन में क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन में मौसम में परिवर्तन होने लगेगा। गर्मी के समय में ठंडा पड़ने लगेगा, बरसात के समय में ठंडा पड़ेगा, बरसात के समय में ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वर्षा होने लगेगी। तो अलग अलग तरह से क्लाइमेट चेंज होने लगेगा। जहाँ पे पसीना नहीं होने वाला था वहाँ पसीना वाला गर्मी होने लगा। जैसे रांची, पहले पसीना नहीं होता था, अब देखिए उमस वाला गर्मी हो रहा धीरे धीरे। इतना रांची में गर्मी नहीं पड़ता था, इस समय तक बारिश आ जाता था, लेट हुआ। तो जलवायु परिवर्तन का एक और क्या कारण हो गया? मानसून में देरी होगा। पहाड़ी इलाका पे बिन मौसम बर्फ़ पड़ने लगना, मान लीजिए मार्च में बर्फ़ पड़ने लग रहा था, बिन मौसम हो गया ना, सब जलवायु परिवर्तन है। और वैश्विक तापन क्या हो गया? वैश्विक तापन हो गया पृथ्वी का जो औसत तापमान है उससे अधिक हो जाना। ठीक है, एक चीज़ आप लोग समझिएगा, अधिक हो जाना और कम हो जाना। हमको ये बताइए, तापमान कम होगा तो ठंडा होगा कि गर्म होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हाँ, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो गर्मी होगा और कम होगा तो ठंडा। अब हमको ये बताइए, अगर मेरे पास -1 डिग्री है, इसमें अगर घटेगा या बढ़ेगा तो उसे क्या होगा? अगर इससे भी घटेगा तो घटेगा। देखिए -1 डिग्री है, -1 डिग्री को और हम घटा दिए, कितना से घटाए? मान लीजिए और 5 डिग्री से घटाए, तो एक तो घटना मतलब एक ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये बढ़ गया, बढ़ने का मतलब गर्मी आ गया। लेकिन अगर उसी टेम्परेचर में घटा रहे तो -1 और -5, ये कितना हो गया?
-6 डिग्री, ये और ठंडा हो गया, और ठंडा। तो इसीलिए घटना बढ़ना पहले समझ लीजिएगा। अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है, 25 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 25 से कहाँ बढ़ रहा है, 26, 27, 28, 30, 35, तो ये क्या होगा, गर्मी बढ़ेगा। और अगर 25 से घट रहा है, इसका मतलब जीरो तरफ बढ़ रहा है, 25, 24, 23, 22, वैसे बढ़ बढ़ के 1 डिग्री तक जाएगा, तो वो ठंडा बढ़ेगा। तो ये याद रखिएगा, 0 डिग्री से बढ़ना और 0 डिग्री से घटना। 0 डिग्री हो गया त्रिक बिंदु, जो लिखवाए भी थे, ठीक है। त्रिक बिंदु यानी वह बिंदु जिसपे ठोस, जिसमें द्रव की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। बर्फ़ को ले लीजिए, बर्फ़ हो गया ठोस, उसको छुइएगा तो उसमें क्या मिलेगा, लिक्विड, द्रव हो गया। और उससे देखिए हवा में गैस टाइप का निकलता है, तो वो गैस। तीनों एक ही टेम्परेचर पे मिला, 0 डिग्री पे। उससे नीचे टेम्परेचर में जाइएगा तो आपको गैस, लिक्विड नहीं दिखेगा, सिर्फ बर्फ़ मिलेगा, तो वो त्रिक बिंदु नहीं होगा। तो 0 डिग्री से अगर कम हो रहा है, इसका मतलब ठंडा बढ़ रहा है। 0 डिग्री से बढ़ रहा है तो इधर गर्मी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहला चीज़। तो मुख्यतः ये 3 है। अब वैश्विक तापन में वही हुआ, औसत तापमान जो पृथ्वी का है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। औसत तापमान मान लीजिए पहले 20 डिग्री था, अब हो गया 22 डिग्री, तो गर्मी हुआ कि ठंडा, गर्मी बढ़ा। 2 डिग्री से बढ़ गया तो तापन इसीलिए लिखे, ताप, तपना, तो गर्मी हो गया, तो 22 डिग्री बढ़ गया। अब जब पृथ्वी जिसमें संतुलित था 20 डिग्री में, 22 डिग्री में उसमें बदलाव आने लगेगा। ग्लेशियर को गर्मी मिलने लगा। ग्लेशियर जो बर्फ़ का बड़ा बड़ा पहाड़ है, उससे जो पानी गिरता है, वो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब वो पिघलना स्टार्ट हुआ, समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा तो इससे 2 कारण हो जाएंगे। एक, समुद्र के किनारे जो द्वीप बसे हुए हैं, देश बसे हुए नीचे इलाका में, वो क्या होंगे, जलमग्न हो जाएंगे, ख़त्म। दूसरा, हमारे पास स्वच्छ जल का एक स्रोत है ग्लेशियर, पहले ही बताया है कि बहुत कम है, ग्लेशियर बहुत है। वो ग्लेशियर पिघल के अल्टीमेटली कहाँ मिल रहा, समुद्र में। तो मीठा पानी कहाँ मिल गया, खारा पानी में, हमारे लायक, पीने लायक रहा नहीं, तो हमारे लिए जल संकट और बढ़ जाएगा। तो ये सब वैश्विक तापन का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद वैश्विक तापन है तो बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पति के लिए ये हार्मफुल होने लगेगा। जो जितना डिग्री में चाहिए उतना से बढ़ गया तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। हम ही लोग देखिए 20 डिग्री रहता है ठीक था, 22 डिग्री में देख लीजिए स्थिति, तो एवरेज ना बात करेंगे। तो ये वैश्विक तापन का हो गया। अब इसको रोकने का प्रभाव क्या है, पेड़ पौधा लगाएंगे, ठीक है। अनावश्यक विद्युत का उपयोग ना करेंगे, जहाँ एसी ज़रूरत नहीं है नहीं चलाएंगे, रेफ्रिजरेटर कंट्रोल में चलाएंगे, यही सब होगा। और क्या हो सकता है, क्योंकि आपको इसको रोकना है। इसको रोक दीजिएगा, चारों रुक जाएगा, चारों रुक दिया और साथ में क्या रुक जाएगा, एक प्रदूषण, प्रदूषण भी रुकेगा ना, खास करके वायु प्रदूषण रुक गया यही साथ से। तो आपको यही चीज़ करना है। अगर कुछ भी आ जाए इसमें, अभी जो दे रहे एग्जाम याद रखिएगा, कुछ भी आ जाए रोकने में ज़रूर लिख दीजिएगा कि मेनली हमको इनको रोकना पड़ेगा। और इनको रोकने के लिए क्या है, अनावश्यक विद्युत का उत्पादन ना हो, मतलब विद्युत का इस्तेमाल ना हो। जहाँ ज़रूरत नहीं है नहीं जलाइए, एसी जहाँ ज़रूरत नहीं है मत जलाइए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। उसके बाद कारखाना को शहर से कुछ दूर पे स्थित करेंगे, वहाँ पे जो गैस निकल रही हैं उनको क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, ताकि वायुमंडल में स्वच्छ गैस का निष्कासन हो। जैसे पहले ही बताया था कि अगर किसी फैक्ट्री से CO निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको क्या किया जाता है, रिफाइन करके CO2 में बदल दिया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सांस लेंगे और मरेगा पब्लिक। चलिए ये थोड़ा बहुत बर्दाश्त हो सकता है। और CO2 ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि पेड़ पौधा क्या ले करते हैं, इसको सांस लेते हैं, तो ज़रूरी है। उसके बाद ये लिखने के बाद फिर आपको लिखना होगा वाहनों का उपयोग कम करेंगे, ठीक है। सार्वजनिक यातायात का ज़्यादातर उपयोग करें, बैटरी वाले वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, डीजल कोयला का उपयोग कम हो। तो ये सब क्या होगा, इसे रोकथाम पे हो गया। प्रभाव आपको पता है, ग्रीन हाउस प्रभाव ही किसका जिम्मेदारी है, वैश्विक तापन का। तो सब देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ। और जहाँ भी आपको वांछित चीज़ नहीं चाहिए, जैसे अगर आप पानी पीते स्वच्छ, तो देखिए उसका आपको पीने में अच्छा लगेगा और रियल में प्यास बुझ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप उस पानी में कुछ मिला दीजिए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, प्यास हो सकता ना बुझे, तो वो क्या हो गया, प्रदूषित हो गया ना, चेंज हो गया। अभी भी देखिए गर्मी का समय में पानी बहुत नीचे से खिंचा रहा है, या आप अगर सप्लाई वाटर भी देखिए, या ये जो नगर निगम सप्लाई कर रहा है उसका वाटर भी देखिए, तो
तो आपको पानी का टेस्ट में चेंज लगेगा, क्योंकि नीचे से आ रहा तो नीचे और ताकत से खिंचा रहा, तो बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए, ये मिले हुए, तो आपको थोड़ा बहुत अशुद्धि मिलेगा। इसीलिए शुद्ध पेयजल का कार्यक्रम भारत में चलता है, स्वच्छ जल से नल, नल से जल वाला जो कार्यक्रम चल रहा है वो। तो ये सब इसलिए है क्योंकि प्रदूषण हमारे लिए उपयोगी नहीं है। प्रदूषण कहने का मतलब है अशुद्धियों का मिलना। जैसे अशुद्धियों का मिलने का एक सीधा एग्जाम्पल देखिए, जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे या फल होते हैं वो खाइए, आपको टेस्ट अलग लगेगा, ठीक है। लेकिन जो केमिकल डाल के पकाया गया है, कार्बाइड डाल के पकाया गया है, वो सब का टेस्ट आपको देखिए अलग लगेगा। तो एक क्या हुआ, मज़ा नहीं आया, तो आपके लिए वांछित चीज़ नहीं हुआ। वही चीज़ सांस में आप देखिए, आप कहीं फ्रेश जगह पे आप सांस लीजिए, आराम से लीजिएगा, लेकिन आप प्रदूषित जगह खड़े हैं तो आपको सांस लेने में ताकत लगता है और आपको अजीब लगने लगेगा। कारण है प्रदूषण, क्योंकि आपको वांछित चीज़ मिला नहीं। वही चीज़ जल, भूमि, मृदा सब के साथ होता है। मृदा को प्रदूषित कर देंगे तो जो हमको उगना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है और मेन यही याद रखिएगा, इसी से सब होगा, ठीक है। लिखिए प्रदूषण। प्रदूषण प्रदूषण यानी पॉल्यूशन, ठीक है। लिखिए पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संगठन में, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संगठन में, यानी नेचुरल कंपोजिशन जो होता है वो प्राकृतिक संगठन में होने वाले बदलाव को, प्राकृतिक संगठन में होने वाले बदलाव को प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संगठन में होने वाले बदलाव को प्रदूषण कहते हैं। ठीक, फुल स्टॉप देके आगे लिखिए। यह पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों के, यह पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों के मिलने के कारण होता है। यह पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों के मिलने के कारण होता है। यह पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों के मिलने के कारण होता है। यह पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के मिलने के कारण होता है। देखिए, इसका कहने का क्या मतलब है, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल पे 78% क्या है, नाइट्रोजन, 21% क्या है, ऑक्सीजन, और बाकी अन्य गैस है, यानी टोटली मिला के 99% हो गया। सोच लीजिए, बाकी गैस को सिर्फ 1% के अंतर्गत रखा गया। अब नाइट्रोजन से हम लोग को ऐसा दिक्कत नहीं, लेकिन नाइट्रोजन का जब यौगिक बनने लगता है वो हमारे लिए खतरनाक होने लगता है। नाइट्रोजन का यौगिक आपको यहाँ दिख गया, दिखा ना, NXOX, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फाइड, जो भी बनेगा वो क्या हुआ, नाइट्रोजन का यौगिक। अब यौगिक बना, ऐसे अकेले में नाइट्रोजन हमारे लिए ठीक है, लेकिन जैसे वो बनने लगा यौगिक, हमारे लिए खतरनाक हो गया। ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन का देखिए कहीं आपका काम नहीं है, काम है, ठीक है, साथ में मिलकर बना, यहाँ साथ में मिलकर बना, लेकिन ये कार्बन का यौगिक बन जाता है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है। बाकी देखिए 1% में सारे गैस है, तो जब 1% में सारे गैस है तो प्रकृति ने उसी अनुसार बना के भेजा है कि इतना इतना अगर लिमिट रहेगा तो सबके लिए ठीक है। लेकिन जहाँ इसमें बढ़ोतरी हुआ ये 1% वाले गैसों में, जिसमें CO2 आएगा, H2O आएगा, O3 आएगा, ये सब में, तो ये क्या करेगा, अवांछित पदार्थ बढ़ने लगा इसमें वायुमंडल में, तो जो हमारे लिए प्रदूषक का कार्य करने लगेंगे। इसीलिए बोला गया पर्यावरण में अवांछित पदार्थ का मिलना। पर्यावरण जो हमको दिया था उसमें हम क्या कर दिए, छेड़छाड़ कर दिए। अच्छा, ये अपने से तो नहीं आया कार्बन डाइऑक्साइड, हम ना जीवाश्म ईंधन जलाए, हम ना लकड़ी जला रहे हैं, तो मिल रहा है।
अनावश्यक चीज़ जला रहे तो मिल रहा है, एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे, सीएफसी मिल रहा है, तो कारण तो हम ही लोग हैं। लेकिन हाँ, अब ठीक है, विकास के लिए सब जरूरी है, लेकिन इसको संतुलित करने का भी तो उपाय करना चाहिए। हम एसी चला रहे, ठीक है, हम पेड़ लगा दें, बहुत अच्छा है। अनावश्यक ना चलाएं, होगा ना। अभी देखिए बहुत जगह अनावश्यक भी चल रहा है, वो ना चलाएं। मरकरी लाइट जहाँ जल रहा है वहाँ अनावश्यक ना जला, तो ये सब में कुछ कंट्रोल होगा, ज़रूर एकदम कंट्रोल होगा। तो इसीलिए हमारे लिए सब जरूरी है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग अपघटक पढ़े थे ना, जो क्या करते, सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते, हमारे लिए से वो ज़रूरी है। उसी तरह ये ज़रूरी है, अगर आप पेड़ लगाइएगा तो CO2 का क्या होगा, निपटारा होने लगेगा ना। CO2 किस में बदलने लगेगा, ऑक्सीजन में, तो आपका काम हो गया। बाकी भी और भी सारे चीज़ को हो सकता है वो कंज्यूम कर ले, जैसे कंज्यूम करेगा आपके लिए काम होने लगेगा। अगर CH4 वायुमंडल में बढ़ रहा मान लीजिए, तो CH4 को क्या कर सकते हैं, इसको आप कलेक्ट करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हो गया काम आपका। तो इसी तरह सारा का सारा कुछ को अगर आप रिफाइन कर दे, रिसाइकल कर दे, तो काम हो सकता है, नहीं तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अवांछनीय पदार्थ के मिलने के कारण होता है, लिखे आगे लिखिए, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक, पोल्यूएंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, भोपाल गैस त्रासदी सुने हैं नाम, कब हुआ था? 1984। कौन सा गैस लीक कर गया था? एसिड नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, हम इनको बोल रहे थे, आप बोलिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा फैक्ट्री ना, छोटा मोटा फैक्ट्री नहीं ना है, फैक्ट्री अलग अलग प्रकार का है। सब जगह कोई उर्वरक फैक्ट्री है, कांच फैक्ट्री है, बारूद फैक्ट्री है, बहुत सारा फैक्ट्री है ना। तो हर फैक्ट्री से कुछ ना कुछ आपको ज़रूरी है और कुछ हानिकारक निकलेगा ही। जैसे फैक्ट्री से आजकल क्या किया जाता है, सीधा क्या कर दिया जाता है, उसका जो कचरा है, तरल पदार्थ है, उसको नदी में मिला दिया जाता है, तो नदी प्रदूषित हो गया। तो ये सब आप एग्ज़ाम में ज़रूर याद रखिएगा, सब कारण है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा नदी में मिलाना जल प्रदूषण का कारण है। उसे खुले ऐसे ही आकाश में छोड़ देना वायु प्रदूषण का कारक है, जो गैस निकलता। तो बहुत सारा फैक्ट्री है जो हमारे ज़रूरी है, लेकिन इन लोग में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो एक साथ बहुत जन का सर्वनाश का कारण बन जाएगा। जैसे हम ये आपको उसमें बताए थे नाभिकीय ऊर्जा में, कि अगर एक छोटा सा लापरवाही हुआ नाभिकीय षड्यंत्र में, तो आसपास का एरिया को क्या करेगा, वो ख़त्म कर देगा, पूरा ख़त्म कर देगा। उसी तरह बहुत सारा फैक्ट्री है जहाँ विषैला गैस बन रहा है। अब वही गैस मान लीजिए बाहर लीक कर गया, तो सांस तो नहीं ना रोका जा सकता। अब मान लीजिए यही गैस इंटर कर गया, तो हम लोग कैसे रुकेंगे, नहीं ना रुक सकते हैं। जब तक हम लोग को पता चलेगा कि गैस आया, तब तक तो हम लोग ख़त्म। इसीलिए ना बोले जो ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत खतरनाक गैस है, ये तुरंत हीमोग्लोबिन साथ रिएक्शन कर देगा, और जहाँ पहुँचना था ऑक्सीजन, पहुँच गया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, बस सब सेल डेड होने लगेगा, और यानी कोशिका मरने लगेगा। कोशिका मरा, सब खत्म हो गया, क्योंकि कोशिका को एनर्जी ऑक्सीजन से मिलता है ना, सब पहुंचता ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, तब ना वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ऊर्जा बनता है, तब सारा काम होता है। तो सारा कुछ इसी से है, तो इसीलिए दिक्कत है। जैसे अगर आपको यहाँ भी मान लीजिए खिड़की से धुआं आने लगे, ठीक है, तो हम लोग को पता चलेगा ना धुआं आया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोग कुछ हद तक उसको झेल लेंगे, चलो ठीक है, झेल सकते हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद आप देखिएगा आपका स्वास्थ्य खराब होने लगेगा, बेहोश होने लगेगा, और जैसे बेहोश होइएगा तो सबसे पहले एम्बुलेंस में क्या दिया जाएगा, ऑक्सीजन मास्क, क्योंकि ऑक्सीजन ही ज़रूरी है। ऑक्सीजन नहीं मिला तो बाकी प्रदूषण में रहने से दिक्कत होगा। जो मजदूर खाली मिट्टी में काम करते हैं, उनका देखिए फेफड़ा में क्या हो गया, मिट्टी जमने लगा, क्योंकि क्या हो रहा, डस्ट खाली ले रहे सांस, तो दिक्कत होगा ही होगा। अभी सांस का बीमारी से अधिकतर मौतें हो रही है, कारण प्रदूषण, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण ये सब आए तो ये सब लिखिएगा,
पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में धान की या कृषि को काटने के बाद उसके बचे अवशिष्टों को जला देना, यानी जिसको पराली बोलते हैं, पराली को जला देने से भारी मात्रा में वायु प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती है, जो वायु प्रदूषण का कारण बने हुए, जिस कारण दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक प्रदूषण तो हम लोग खुद कर रहे हैं, वाहन चला के हो रहा है ना, एक तो उसको तो कम नहीं किए, ऊपर से और हम जलाने लगे, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ना। अभी देखिए, कोई कोई गाड़ी से काला धुआं फेंकता है, कारण है उसके इंजन में खराबी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, सही से ईंधन का जलना नहीं हो पा रहा, तो जिसके कारण ये दिक्कत होता है। तो वो सब कारण हो गया। रोकथाम में क्या है कि जो कृषि कट गया उन्हें मवेशियों के लिए छोड़ दिया जाए। अगर मवेशी को वहाँ छोड़ देंगे तो जो खाना मवेशी खा लेगा, जो बचा उसको मशीन के थ्रू या मानव श्रम के थ्रू उसको बाहर निकाल लेंगे, सबका काम हो गया। तो प्रदूषण क्या हुआ, रुक गया। तो ये सब कुछ टॉपिक खुद दिमाग में रखिए और लिखते जाइएगा, ये हो सकता है, और जो भी आपको सही लगे कि अच्छा इससे प्रदूषण रुक सकता है, उससे प्रदूषण रुक सकता, तो बढ़िया है। जैसे देखिए, कहीं कहीं क्या किया है, सरकारी अफसर लोग शनिवार संडे गाड़ी का उपयोग ना करके साइकिल का उपयोग करता है, ठीक, तो एक हुआ ना अच्छा पहल। फिर आप जैसे बड़ा वहाँ चल जाइएगा ना, जैसे आप बड़ा जगह चल जाइएगा, जैसे BIT मेसरा, IIT का कोई कैंपस, तो वहाँ कैंपस से लगभग 50-60 एकड़ में फैला हुआ रहता है। तो हॉस्टल से कॉलेज का दूरी हो जाता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वहाँ बाइक ले जाने का इजाज़त नहीं है, वहाँ क्या चलता है, साइकिल से आप जाइए, तो प्रदूषण कम हुआ। वहाँ भी अलग अलग कार्यक्रम होता है कि पौधा लगाइए, पेड़ लगाइए, तो सब पर्यावरण को संरक्षित करने का। तो जब भी हमारे लिए अवांछित पदार्थ का मिलन होगा तो वो क्या होगा, प्रदूषण होगा। जैसे प्राकृतिक रूप से जल 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल जाता है, शुद्ध पानी, ठीक। अब आप उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, ठीक। अब उसको खौलाइए, 100 डिग्री में नहीं खौलेगा, कारण हम उसमें जल में क्या मिला दिए, अशुद्धि। अब हम लोग के लिए नमक पानी जरूर, वो अलग हम बोल रहे हैं क्या, पर्यावरण जो हमको बना के दिया था उसमें हम अलग चीज़ मिलाएं, तो क्या हुआ, उसका क्वथनांक बिंदु क्या हो गया, बदल गया, तो क्या हुआ, अवांछनीय परिवर्तन हो गया। उसी चीज़ को लिखे, पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र में अवांछनीय परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, प्रदूषण। तो इसीलिए याद रखिएगा, जो मेन चीज़ है ज़रूर याद रखिए, हर एग्जाम में काम देगा ये सब, एकदम हर एग्जाम में देगा, ठीक है। प्रदूषक लिखे, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, प्रदूषण से तात्पर्य अवांछित परिवर्तन से है, प्रदूषण से तात्पर्य अवांछित परिवर्तन से है, जो प्रदूषण से तात्पर्य अवांछित परिवर्तन से है जो वायु, जल तथा मृदा के, वायु, जल तथा मृदा के भौतिक एवं रासायनिक, मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को परिवर्तित करते हैं या कर देते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणों को परिवर्तित करके सजीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणों को परिवर्तित करके सजीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लिखे, स्वास्थ्य को प्रभावित, सजीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कारक को
हाँ, उसी में कंटिन्यू कीजिए। प्रदूषण फैलाने वाले कारक को प्रदूषक कहा जाता है। वही जो ऊपर लिखे थे उसी को लिख रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कारक को प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक कहा जाता है जो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। जो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। जो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं प्रदूषक। जो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक कैसे होता है। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसमें क्या क्या निकला, राख निकला, H2O निकला, और भी तरह तरह की गैसें निकले। तो ये प्राकृतिक रूप से हो गया प्रदूषक, जो हमको नहीं चाहिए था। प्राकृतिक चीज़ पे लगाम लगाना बहुत मुश्किल। आप कोई रोक देगा ज्वालामुखी? नहीं ना रोक सकता है, तो दिक्कत है। लेकिन मानव निर्मित क्या हुआ कि हम अवांछनित पदार्थों को जला दिया। प्लास्टिक जला दीजिए, देखिए कितना धुआं होता है ना। थर्माकोल को जलाइए, कितना धुआं होता है, वो काला धुआं छोड़ता है। तो ये सब क्या हुआ, मानव निर्मित। अब मानव निर्मित पे हम लगाम लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि विकास का दौर है, तो विकास का दौर में ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं काम करेंगे तो नहीं होगा। अब बोल दीजिएगा कि गाड़ी बंद कर दीजिए, तो नहीं ना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है कि गाड़ी, हाँ गाड़ी पे ऐसा मशीन का आविष्कार कीजिए जो कम प्रदूषण फैलाए, ये ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग ज़्यादा हो, ये भी ठीक है। तो इस कारण होता है। तो बहुत सारा चीज़ है जो प्राकृतिक पे निर्भर करता है और मानव निर्मित पे करता है। ठीक है, लिखिए, नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से या पैराग्राफ छोड़ के। प्रदूषक के दो प्रकार होते हैं। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। डैश देके पहला नंबर लिखिए, प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूएंट। प्राथमिक प्रदूषक लिखिए, वे प्रदूषक, उसी में डैश देके लिखिए, वे प्रदूषक जो पर्यावरण में वे प्रदूषक जो पर्यावरण में उसी रूप में, पर्यावरण में उसी रूप में प्रविष्ट होते हैं, उसी रूप में प्रविष्ट होते हैं। हाँ, प्रविष्ट, वो में छोटी इकार, छोटा स ट, प्रविष्ट यानी प्रवेश करते, प्रविष्ट होते हैं जिस रूप में ये उत्पन्न होते हैं। पर्यावरण में ये उसी रूप में प्रविष्ट होते हैं जिस रूप में उत्पन्न होते हैं। इन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, जिस रूप में ये उत्पन्न होते हैं, जिस रूप में ये उत्पन्न होते हैं। जिस रूप में ये उत्पन्न होते हैं, प्रविष्ट होते हैं, लिखें, जिस रूप में ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी प्राथमिक प्रदूषक उसको बोलेंगे कि जो रूप में ये पर्यावरण में पाए जाते हैं, उसी को क्या किया हम लोग और उत्पन्न कर दिए। CO2 पर्यावरण में पाया जाता है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है ना, वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन हम क्या कर दिए, फिर से जीवाश्म ईंधन को जला के उसी रूप में इसको प्रविष्ट करा दिए। जितना हम लोग को CO2 चाहिए था उसे बहुत ज़्यादा हम देने लगे, तो हो गया प्राथमिक प्रदूषक। उदाहरण में लिखिए, जैसे
जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखिए ईंधनों के जल दहन से, ईंधनों के दहन से, ईंधनों के दहन से। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में उपस्थित था और जितना हमको चाहिए उतना था, लेकिन ये हमारे लिए प्रदूषक है और हम क्या किए, इसी को और बढ़ा दिए। तो जो पहले से पर्यावरण में था उसको और प्रविष्ट करा दिया, तो CO2 बढ़ गया। ठीक है, फिर लिखिए NO2, हाँ NO2, कैपिटल N कैपिटल O और नीचे 2, ब्रैकेट में लिख लीजिए जीवाश्म ईंधन के दहन से, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, NO2 जीवाश्म ईंधन के दहन से। ठीक, फिर कॉमा देके लिखिए एसरोल, AEROSOL, AEROSOL, एसरोल, इसको हिंदी में भी ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, AEROSOL, AEROSOL, ठीक है, ETC इत्यादि। पहला हो गया, दूसरा लिखिए द्वितीय प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूएंट, द्वितीय प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूएंट। डैश देके लिखिए यह प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों के, यह प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों के, यह प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों के वायुमंडल के अन्य पदार्थों के, यह प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों के वायुमंडल के अन्य पदार्थों के संपर्क में आने से उत्पन्न होते हैं, या संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। एक ही चीज़ है, हम शुरू से बोल रहे हैं यह प्रदूषक यानी द्वितीय प्रदूषक, यह प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों के वायुमंडल के अन्य पदार्थ के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं या संपर्क में आने से उत्पन्न होते हैं। ठीक, जैसे धुंध, स्मोक, धुंध समझ रहे हैं ना। तो धुंध क्या हो गया, धूम्र और कुहासा का मिश्रण है। डैश देके लिख लीजिए, धूम्र और कुहासा का मिश्रण है, स्मोक जिसको बोलते हैं, धुंध। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता था, लेकिन प्रदूषण के कारण क्या हो गया, वायुमंडल में दूसरे के साथ मिलकर ये अलग चीज बना दिया, कुहासा का मिश्रण। ठीक है, कॉमा देखिए लिखिए O3 ओजोन यानी O3 और PAN कैपिटल लिख लीजिए, PAN पैन, O3 and PAN, O3 and PAN। देखिए O3 वास्तविक रूप से पाया जाता है, उसके साथ